नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत के पूरे संविधान को एक वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सभी सब्जेक्ट को संक्षिप्त रूप में समझाने के लिए एक सीरीज हमने आरंभ की है, जिसमें भारतीय इतिहास के तीनों ही खंड, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यूट्यूब पर दिए जा चुके हैं। भारत का भूगोल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। बाकी जितने भी विषय हैं बहुत जल्द वो सभी आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। जीके में सामान्यतः जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे। और जिन छात्रों को बहुत डिटेल में संविधान पढ़ना है तो 166 वीडियो के माध्यम से संविधान हमने यूट्यूब पर फ्री में उसको समझाया हुआ है, तो देन आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम कोचिंग क्लास फैसिलिटीज़ और आंसर राइटिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं जयपुर सेंटर पर, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियोज़ को सुनने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं भारत के संविधान को एक वीडियो के माध्यम से। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये पता होगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया और किस शैली में इसको लिखा गया, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के महान विद्वान प्रेम बिहारी नारायण रैजादा को भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी थी। तो ध्यान रखेंगे, भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रैजादा ने लिखा था, लेकिन उन्होंने संविधान को लिखा था इंग्लिश में, अंग्रेजी में और इटली की शैली में। इटली जो यूरोप का देश है, तो इटली की शैली में इसको लिखा गया अंग्रेजी भाषा में। तो जब उनसे संविधान लिखने के लिए नेहरू जी ने कहा तो उन्होंने शर्त लगा दी कि मैं संविधान उसी शर्त पर लिखूंगा, हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा लास्ट में, और संविधान जब पूरा लिखा जाएगा तो लास्ट वाले पेज पर मैं अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा। और नेहरू जी से उन्होंने संविधान लिखने के बदले में कुछ भी पैसा नहीं लिया था। लेकिन बाद में हमारे संविधान को हिंदी भाषा में लिखने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया बसंत कृष्ण वैद्य से। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने भारत के संविधान को हिंदी में लिखा, सरल हिंदी में, जो आज हमारे सामने उपलब्ध है। और जब संविधान को लिखने का कार्य शुरू किया गया तो एक बड़ा सवाल ये भी था कि संविधान के हर पेज को चित्रों से कैसे सजाया जाए, उसका अलंकरण कैसे किया जाए। तो कलकत्ता के शांति निकेतन यूनिवर्सिटी ने जिम्मेदारी संभाली, और शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर मिश्रा ने भारतीय संविधान की पेंटिंग्स बनाई। तो ध्यान रखेंगे, नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर मिश्रा ने संविधान को सजाने का कार्य किया, और जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ वह कुल 251 पेज का संविधान था। भारत के संविधान को कैसे बनाया गया, आखिर वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसने संविधान को कंप्लीट किया, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पर बात करेंगे। तो भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय सदस्यों से मिलकर के एक संविधान सभा बनाई गई जुलाई अगस्त 1946 में, और इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389 मेंबर्स। और ये 389 सदस्य कहाँ से लिए गए थे? इनमें से 292 सदस्य, 292 मेंबर तो लिए गए थे ब्रिटिश प्रांतों से, जैसे बंगाल प्रांत हुआ, मद्रास प्रांत हुआ,
बम्बई प्रांत हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ, मध्य प्रांत हुआ, और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के क्षेत्र से लिए गए थे, चीफ कमिश्नर्स एरिया से। यानी भारत का गवर्नर जनरल 4 क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि नॉमिनेट करता था, और बाकी के जो 93 मेंबर्स थे, 93 सदस्य लिए गए थे देसी रियासतों से। तो भारत में जो राजा महाराजा थे उनके क्षेत्र को देसी रियासत कहा जाता था। तो देन यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा सदस्य कौन से प्रांत से लिए गए थे? ये था संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस, आज का उत्तर प्रदेश। लगभग 55 सदस्य वहाँ से लिए गए थे। और देसी रियासतों में सबसे ज़्यादा सदस्य लिए गए थे मैसूर रियासत से, जो कर्नाटक और केरल की बाउंड्री पड़ती पहले। अब मैसूर वर्तमान में कर्नाटक का जिला है, और मैसूर से 7 सदस्य लिए गए थे। इसके बाद त्रावणकोर रियासत थी केरल में, वहाँ से 6 सदस्य लिए गए थे। संविधान सभा में इन सदस्यों की संरचना में आपको ये बात याद रखनी है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, यह अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। यानी उस समय भारत के लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए वोट नहीं डाले थे। इन ब्रिटिश प्रांतों में, यानी जो प्रांत थे बंगाल, बम्बई, संयुक्त प्रांत, इनमें जो विधानसभाएं थी, विधानसभा में बैठे हुए विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट डाला था। तो भारत के लोगों ने वोट नहीं डाला था। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। और महात्मा गांधी यानी गांधी जी और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने बाहर रह कर के संविधान सभा का मार्गदर्शन किया था। संविधान सभा में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। SC ST समुदाय के लिए कुछ सीटें अलग से रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन पार्टियों ने अपने अकॉर्डिंग उनको सीट अलॉट की थी। 12 महिला कैंडिडेट भी इसमें चुने गए थे। पारसी समुदाय के सदस्य लिए गए थे, आंग्ल भारतीय, यानी सभी वर्गों का एक समुचित प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था। जब संविधान सभा बन के तैयार हो गई, तो इसके बाद संविधान सभा ने अपना कार्य करना आरंभ किया। तो शुरुआत में संविधान सभा की 3 बैठक बुलाई गई, 3 मीटिंग। तो संविधान सभा की 3 बैठक हुई, 3 सिटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये तीनों बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई थी। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। SC सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बैठक हुई फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए दूसरी बैठक में, और हमेशा के लिए जब तक संविधान बनेगा राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। और इसी बैठक में संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष बनाया गया, हिरेन कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी जो बंगाल से थे, उनको इसका एक उपाध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा को कानूनी सलाह देने के लिए BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का एडवाइजर, सलाहकार बनाया गया। और तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद होती है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1940 को। और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य बताते हुए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि संविधान के माध्यम से हम क्या चाहते हैं, हमारा और हमारे देश का उद्देश्य क्या है। इस तरीके से संविधान सभा ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों में से 22 कमेटीज़ बना दी गई, और इन समितियों को दुनिया के सभी संविधानों को पढ़ने का कार्य दिया गया। क्योंकि भारत में पहली बार संविधान बनाया जा रहा था, तो सभी सदस्यों को मिलाकर के कुल 22 समिति बना दी गई। और इन सभी समितियों ने उस समय दुनिया के 50 देशों के संविधानों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनके कौन से महत्वपूर्ण तत्व और विशेषताएं थे उनको भारत के संविधान में शामिल करने की सिफारिश की। तो सभी समितियों ने जब अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, तो वो रिपोर्ट उन्होंने भारत के संवैधानिक सलाहकार VN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव को अपनी रिपोर्ट दी। और VN राव ने इन समितियों की रिपोर्ट को पढ़ा और उसका एक फाइनल कंक्लूजन तैयार किया।
BN राव ने अपनी रिपोर्ट बाद में दी है प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का प्रारूप अंतिम रूप से इस प्रारूप समिति ने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी। और प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भीमराव अम्बेडकर जब इस समिति के अध्यक्ष बने थे तो उस समय वो भारत के कानून मंत्री थे। तो कानून मंत्री की हैसियत से वे इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उनके अलावा इसमें 6 सदस्य और थे, तो कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति ने BN राव के ड्राफ्ट को फाइनल किया, उस पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी, और बाद में उस संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में फिर से विचार विमर्श के लिए रखा गया। और जब संविधान सभा ने उसको अंतिम रूप से पारित कर दिया तब भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता या पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने यह महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो भारतीय संविधान का बन करके तैयार होना, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वैसे ही सब याद रखना है। संविधान बन करके कब तैयार हुआ, भारत का संविधान कब पारित हुआ, कब स्वीकार किया गया, कब संविधान सभा ने बनाया, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया या पारित किया, एक ही अर्थ है इन सब का। ठीक है, तो जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसी दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को केवल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो ये सवाल भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसे कहते हैं संविधान को आंशिक रूप से लागू करना। तो जो संविधान बन के तैयार हो गया, अभी इसमें बताएंगे हम, तो उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा 15 अनुच्छेद इस समय लागू हो गए, और बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया, बाकी सभी अनुच्छेद लागू हो गए। तो ध्यान रखना है संविधान कब लागू हुआ, कब क्रियान्वित हुआ, तो ये डेट है इसकी 26 जनवरी 1950। तो जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस संविधान को बनने में लगभग समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय इसमें लगा था। तो लगभग 3 साल का समय हो गया है, और 64 लाख रुपए का संविधान को बनाने में उस समय खर्चा आया था सदस्यों के व्यवस्थाओं के लिए। तो जो संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ इतने समय में, उस संविधान में क्या था संविधान की विषय वस्तु, यानी इतना भारी भरकम संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमने बनाया, इसकी विषय वस्तु क्या थी। सबसे पहले इस संविधान में कुल 22 भाग थे, संविधान में 22 भाग थे, और आज भी संविधान के भाग 22 ही हैं और हमेशा 22 ही रहेंगे। केवल जब सरकार को कोई नया भाग जोड़ना होता है तो अलग से क्रिएट नहीं किया जाता, पहले से किसी भाग के पीछे उसको सब पार्ट लगा करके जोड़ दिया जाता है। जैसे भाग 4 के पीछे 4 का जोड़ा गया, अलग से नाम नहीं दिया गया है। भाग 9 के पीछे 9 का जोड़ा गया है, फिर 9 खा जोड़ा गया है। भाग 14 के पीछे 14 का जोड़ा गया है। तो ये स्वतंत्र भाग नहीं है, उसी के पीछे जोड़ दिए गए। इसलिए संविधान के मूल भाग 22 थे, 22 हैं और 22 ही रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद उस समय थे जब ये लागू हुआ, तो टोटल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 400 से ज़्यादा अनुच्छेद इसमें हो चुके हैं। और संविधान में कितनी अनुसूची थी, शेड्यूल लिस्ट कितनी थी इसमें, तो जब संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल 8 अनुसूची थी, तो बाद में 4 अनुसूची इसमें जोड़ दी गई, इसलिए वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो ये संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब जब संविधान बन करके तैयार हुआ तो काफ़ी विद्वानों ने भारत के संविधान पर कमेंट किया है, जैसे कि आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स का ये जो कथन है आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है सवाल के रूप में। आइवर जेनिंग्स ने ही भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा विशाल संविधान कहा है, एक क्वेश्चन। दूसरा, आइवर जेनिंग्स ने ही भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है, लॉयर्स पैराडाइज।
और ऑस्टिन ने भारत के संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान एक सहकारी संविधान है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के साथ साथ काम करते हैं। जबकि केसी वियर, कृष्णचंद्र वियर ने भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। तो इन्होंने कहा कि भारत का संविधान पूरी तरह से संघीय नहीं है, ये अर्धसंघीय संविधान है। जबकि मॉरिस जोन्स ने भारत के संविधान को सौदेबाजी का संविधान कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार में सौदेबाजी होती है मंत्री पदों को बांटते समय। तो सौदेबाजी का संघवाद मॉरिस डी जोन्स ने कहा है। तो ये 4 विद्वानों के कथन हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद अब हम आते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। कुछ सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान बनाने के लिए कहाँ कहाँ से सहायता ली गई है। स्रोत के बाद फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना के बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट संविधान की अनुसूचियों पर बात करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। शॉर्ट में ये सब आपको पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में उनको पूरा कवर कर लेंगे। अभी हमने देखा कि भारत का संविधान बनाने के लिए 22 समिति बनाई गई थी और दुनिया के 50 देशों के संविधानों को पढ़ा गया। तो इतने देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो प्रमुख चीज़ें इसमें देखेंगे। संसदीय प्रणाली, यानी भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन से ली है, इंग्लैंड से ली है। संसदीय प्रणाली का अर्थ है जिसमें संसद प्रमुख होती है, संसद के भीतर से ही केंद्र सरकार बनती है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। दूसरा, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे अच्छी व्यवस्था मूल अधिकारों की अमेरिका के संविधान में थी। फिर है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मूल कर्तव्य हमने लिए हैं उस समय यूएसएसआर, सोवियत संघ या आज का रूस, यहाँ से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो नीति निर्देशक तत्व हमने लिए आयरलैंड देश से, आयरलैंड जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। गणतंत्र व्यवस्था हमने लिए फ्रांस से। तो भारत में राष्ट्रपति गणतंत्र व्यवस्था के प्रतीक हैं जिसका अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो ये हमने फ्रांस से लिए। आपात व्यवस्था, 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं भारत में, ये हमने जर्मनी से लिया है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, संशोधन की व्यवस्था हमने अफ्रीका के संविधान से ली है। और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसी प्रकार विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटेन और जापान दोनों से लिए। विधि की स्थापित प्रक्रिया, ये हमने अमेरिका से लिया है। थोड़ा सा पार्ट इसमें जापान का भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां देना राज्यों की तुलना में, ये हमने कनाडा से लिए। संघीय व्यवस्था, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो इतने सारे सोर्स हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान का जो पहला पेज है वो संविधान का परिचय है। तो इस प्रस्तावना को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, जो संविधान पूरा लिख गया था तो एक विवाद था कि भाई प्रस्तावना संविधान में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बाद में इसको जोड़ने का फैसला किया गया। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं और अपने देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता अवसर प्रतिष्ठा की समानता इन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं। और लास्ट में प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अंगीकृत और स्वीकार करते हैं, विक्रम संवत 2006 को।
यानी प्रस्तावना से हमको ये पता लगता है कि भारत का संविधान किसने बनाया, भारत के लोगों ने, क्योंकि वो ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं। और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब हमने इसको स्वीकार किया है, तो देन इसकी डेट प्रस्तावना में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1960, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, 1960 के बेरूवाड़ी यूनियन केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में इस प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा मान लिया था। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। इस आधार पर अब भारत की संसद प्रस्तावना में किसी प्रकार का बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब दो क्वेश्चन और आते हैं कि प्रस्तावना पर कुछ विद्वानों ने कमेंट किया है। जैसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ गया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं है, इसको आता रहता है। और दूसरा के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, राजनैतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप। ठीक है, तो प्रस्तावना पर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अनुसार डिजाइन किया गया है। भारतीय संविधान में पहले जब संविधान बनाया तो 8 अनुसूची थी, 4 आपने बाद में जोड़ दी, तो कुल 12 अनुसूची वर्तमान में इसमें हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एक लाइन में पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो पकड़ में आ जाए। पहली जो अनुसूची है, इस अनुसूची में हमारे देश का नाम और राज्यों का वर्णन है। यानी जब भी हम कोई नया राज्य बनाएंगे तो उस राज्य का नाम और उसकी नंबरिंग पहली वाली अनुसूची में लिखी जाएगी। ठीक है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और महत्वपूर्ण अधिकारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा, उनके वेतन कैसे बढ़ाए जाएंगे हर 10 साल के बाद, तो इसकी व्यवस्था दूसरी अनुसूची में की गई है। तीसरी अनुसूची में व्यवस्था है कि महत्वपूर्ण अधिकारियों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी और कौन शपथ दिलाएगा, शपथ के प्रारूप क्या होंगे, कौन सा अधिकारी किसके नाम पर शपथ लेगा। सो शपथ प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिए गए। चौथी अनुसूची में दिया गया है कि सभी राज्यों को राज्यसभा में कितनी कितनी सीट मिलेगी। जैसे राजस्थान को 10 सीट दी है राज्यसभा में, किस आधार पर, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा 31 सीट, तो उसका आधार क्या है, किसी राज्य को 1 ही सीट है, तो इसकी व्यवस्था चौथी अनुसूची में की गई है। पांचवी जो अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, जहां भारत की अनुसूचित जाति और जनजातियां रहती हैं। और छठी अनुसूची में भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो 5वीं सूची अनुसूचित क्षेत्र और 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि संघ सरकार कौन से विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार कौन से विषयों पर, संघ और राज्य सरकार दोनों मिलकर कौन से विषयों पर कानून बनाएंगी, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है सब। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, यानी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राजकीय भाषा माना गया है जो भारत में बोली जाती हैं और जिनमें प्रशासन का कार्य किया जा सकता है, इनको अनुमति दी गई है। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई संविधान लागू होने के बाद पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और यह भूमि सुधार से संबंधित थी। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस अनुसूची को जोड़ा था, ध्यान रखना है, भूमि सुधार से संबंधित पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको जोड़ने के लिए मुख्य वजह थी भारत में दल बदल को रोकना। तो दल बदल जो करते हैं, एक व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत जाता है, बाद में फिर बीजेपी में चला जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए अनुसूची बनाई गई है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित जोड़ी गई है, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए कि पंचायतें 29 क्षेत्रों में कानून बना करके कार्य कर सकती हैं। और 12वीं अनुसूची पंचायतों के अलावा नगर पालिकाओं नगर निगम से संबंधित है, और जिसमें नगर पालिका नगर निगम के लिए 18 विषय दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया संसद ने 1992 में, और 12वीं अनुसूची जोड़ने के लिए 74वां 74 अमेंडमेंट किया है 1992 में। फिर है भारत के संविधान की विशेषता में सबसे पहला, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा या विशाल संविधान है, राइट। दूसरा, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ ये है कि केंद्र और राज्य में जब भी कोई विवाद होगा तो
संविधान के अनुसार इसमें फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को दबा नहीं सकती। तीसरा, हमारा संविधान पूरी तरह से संघीय संविधान नहीं है और ना पूरी तरह से एकात्मक संविधान है, यानी संघीय और एकात्मक दोनों ही संविधानों के लक्षण हमारे संविधान में पाए जाते हैं। चौथा, भारत का संविधान लचीला अधिक है और कठोर कम है। यानी लचीला अधिक है, इसका प्रमाण ये है कि अभी तक हम 2022 तक 120 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर चुके हैं। अगर कठोर होता तो हम इतने संशोधन नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना है, लचीला अधिक है और कठोर कम है। इसके अलावा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित यानी इसको भारत के ही लोगों ने, विद्वानों ने इसको लिखा है। तो ये भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, यानी अब हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 2, भाग 3, तो इनको हम बहुत डिटेल में ये सब डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं सेम पैटर्न पर बात होगी। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भागों को संक्षिप्त में हम देखते हैं कि क्या क्या है उसमें। तो देन पहला है पार्ट 1 या भाग 1, ठीक है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक है। तो संविधान के भाग 1 में दिया गया कि भारत की संसद कोई भी नया राज्य कैसे बनाएगी, नया राज्य बनने की प्रक्रिया क्या होगी। तो भारत में नए राज्य कैसे बनाए जाएं, उसकी क्या प्रक्रिया है, भारत का भाग 1 डिफाइन करता है। तो इसमें दिया गया है कि भारत की संसद के दोनों सदन, यानी निचला वाला सदन लोकसभा और ऊपरी सदन राज्यसभा, ये दोनों मिलकर के अपने प्रस्ताव से कोई भी नया राज्य भारत के लिए बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, ठीक है। इसी भाग में फिर आगे बताया गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, राइट। तो संविधान लागू होने के बाद 1960 में गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। इसके बाद 1963 में नागालैंड को 16वां राज्य बनाया गया और लगातार भारत में नए राज्य बनाए गए हैं। 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। और फिर वर्ष 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 नए राज्य बने, 25 और 3 28। और 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना। इस तरीके से भारत में 29 राज्य बनाए जा चुके हैं। तो इन सभी राज्यों को बनाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है, ठीक है। अब नए राज्य बनाने के लिए पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय सरकार ने 1953 में एक आयोग बनाया था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, 3 सदस्यीय था। तो फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी कि भाई नए राज्य कैसे बनाए जाएंगे। सरकार ने उसकी सिफारिशों को मान लिया। इसी के अनुरूप सरकार ने काम किया। 1973 में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक तो मैसूर जो रियासत थी इसको कर्नाटक नाम दे दिया और लक्षद्वीप को नाम दिया गया 1973 में। पहले इसका नाम था मिनिको, अमीनी द्वीप और लक्षद्वीप। और 1969 में 1969 में मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदल करके तमिलनाडु राज्य किया गया। मद्रास या चेन्नई को उसकी राजधानी बना दिया गया। और 1975 का दिन भारत में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। तो देन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का नया राज्य बनाया गया था। 1975 में, क्योंकि सिक्किम पहले चोग्याल वंश के राजाओं के अधीन था, वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन सरकार ने बाद में इसको मिला लिया। इस तरीके से भारत में नए राज्य बनाए जाते हैं। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में रखनी है। फिर आते हैं हम भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप, यानी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे बन सकता है, और जो नागरिक बन गया उसकी नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, छीना जा सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने नागरिकता कानून बनाया है 1955 और इस कानून के द्वारा सरकार 2 तरह के प्रावधान करती है। एक तो नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, ली जाए, और नागरिकता को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है। अगर आप देश के खिलाफ काम करते हैं, नागरिक बनने के बाद
आप संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो संविधान का जो भाग 2 है ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। ठीक है, अब नागरिकता इस कानून के तहत 5 आधारों पर ली जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के आधार पर और किसी भूभाव को प्राप्त करके। ठीक है, तो ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके सरकार ने इसमें बताए। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक। भाग 3 का नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो जब संविधान बना था तो उस समय कुल मूल अधिकार 7 थे। बाद में संपत्ति के एक अधिकार को हटा दिया है, अब मूल अधिकार नहीं है वो, उसको कानूनी अधिकार बना दिया है। तो वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। अगर अमेरिका का, कनाडा का, इटली का, जर्मनी का कोई व्यक्ति भारत घूमने आता है, अब वो 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने यहाँ रुकता है, तो उसको कौन कौन से मूल अधिकार मिलेंगे। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिक को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 15 में दिए गए मूल अधिकार, 16 में दिए गए मूल अधिकार, 19 में दिए गए मूल अधिकार, 29 में दिए गए और अनुच्छेद 30 में दिए गए मूल अधिकार, ये विदेश के किसी नागरिक को नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि आगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में शिक्षा में आरक्षण मिलेगा, विदेशी को नहीं दिया जा सकता। 16 में दिया गया केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, सरकारी नौकरियों में ये विदेशी को नहीं मिलेगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये विदेशियों को पूरी तरह से नहीं मिलेगी, उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और ये अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, भारत का सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि हम सभी कानून की नज़र में समान हैं और कानून किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये ब्रिटेन से और जापान से और इसका कुछ हिस्सा विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। तो ये भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू है और विदेशी नागरिकों को भी ये वाला मूल अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि SC, ST, OBC को शिक्षा में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आरक्षण कैसे मिलेगा और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इसी अनुच्छेद के तहत की गई है। अनुच्छेद 16 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC को आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत और अस्पृश्यता विरोधी कानून, यानी आप किसी को छुआछूत की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया गया था, जिसको 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण कानून नाम दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कुछ ऐसे पुरस्कार जो आपको समाज में अलग पहचान दिलाते हैं, जिससे भेदभाव होता है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। केवल कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे, जैसे कि परमवीर चक्र दिया गया, शौर्य चक्र दिया गया, महावीर चक्र दिया गया, भारत रत्न दे दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न। तो ये उपाधि नहीं है, ये सिंपली पुरस्कार हैं, इनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो ये समानता का अधिकार। अगला मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के और 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार। और इसी के अंतर्गत मीडिया का अधिकार दिया गया है, अखबार छापना, पब्लिश करना, टीवी पर न्यूज़ चैनल चलाना, ये सारे जो अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें हैं। भारत के नागरिक को पूरे देश में घूमने फिरने का अधिकार है, कहीं भी वो ज़मीन लेके मकान बना सकता है, रह सकता है, बिजनेस शुरू कर सकता है, अपने संगठन बना सकता है, सम्मेलन बुला सकता है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी हो तो इसी के तहत आपको अनुमति दी जाएगी। हड़ताल का अधिकार भी इसी के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 20 में है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अपराध के बाद वो गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके साथ सही व्यवहार किया जाएगा, उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर एक व्यक्ति ने एक जैसे अपराध किए हैं कई स्थानों पर, तो उसको सज़ा एक ही अपराध के लिए दी जाएगी, ये नहीं कि सभी अपराधों के लिए सज़ा को जोड़ दिया जाएगा।
अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, इसी को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है और इसी में है विवाह करने का अधिकार। कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, अनुच्छेद 21 के तहत फैसला ले सकता है। और अनुच्छेद 22 में दिया गया निवारक निरोध, यानी अगर आपने कोई अपराध नहीं किया गया और बिना अपराध की संदेह के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार करना हो तो ये पॉसिबल है, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे कानून बने थे, जैसे कि टाडा कानून बना था 1985 में। तो संजय दत्त को जो सजा हुई थी, फिल्म अभिनेता संजय दत्त को, तो टाडा कानून के तहत हुई। बाद में 2 साल बाद इस कानून को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। पोटा कानून, तो पोटा कानून के तहत भी आतंकवादियों को पकड़ा जाता था। 2002 में कानून बना था, 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं अगले मूल अधिकार पर। तीसरा मूल अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी भारत के नागरिक के आधार पर हमारे खिलाफ कोई किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं कर सकता, हमारा शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 और 40 में अधिकार दिया गया है, यानी अनुच्छेद 23 में अधिकार दिया गया है कि हमसे कोई बेगार नहीं करा सकता, पुरुष और महिलाओं की तस्करी नहीं की जा सकती, और बंधुआ मजदूरी हमसे नहीं कराई जा सकती। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को ऐसे कारखाने में, फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाए जा सकते जिससे उनके शरीर को नुकसान हो जाए। ये तीसरा मूल अधिकार हुआ। चौथा मूल अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक दिया गया है। ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि भारत के सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, आप उसका प्रचार कर सकते हो, उसके अनुसार आप जीवन जी सकते हो। और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू में जैन, बौद्ध और सिख भी शामिल हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप अपने धार्मिक कार्यों की व्यवस्था कर सकते हो। फिर आगे कहा गया है कि कोई भी धार्मिक संगठन अपने नागरिकों पर कर नहीं लगा जा सकता। फिर आगे कहा गया है कि आप अपने नागरिकों को धार्मिक शिक्षा के लिए बाउंड नहीं कर सकते, कि आपको मंदिर मस्जिद में आना पड़ेगा और धार्मिक शिक्षा आपको प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं। और अनुच्छेद 25 में दिया गया धर्म परिवर्तन का अधिकार, यानी आप कभी भी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं और उसको अपना सकते हैं। पांचवा जो मूल अधिकार है ये है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मूल अधिकार। तो भारत में अल्पसंख्यक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, तो हिंदुओं के अलावा बाकी सभी समुदायों को भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि वे अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बनाए सकते हैं, जो उनकी भाषा, लिपि, व्यवस्था उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। और अल्पसंख्यकों को ये भी अधिकार दिया गया है कि अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं वो बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के दोनों अधिकार मिले हुए हैं वर्तमान में। और छठवां जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकार है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। इसके तहत अगर भारत सरकार की कोई एजेंसी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई निजी व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों को छीनता है, हम पर पाबंदी लगाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और 5 प्रकार की रिट जारी कर हमारे मूल अधिकारों को दोबारा से हमको रेस्टोर करा सकता है, उनको दिला सकता है। जैसे परमादेश की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, अधिकार परीक्षा की रिट, प्रतिषेध की रिट, उत्प्रेषण की रिट। हाई कोर्ट से भी हो सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब एक अधिकार की बात करते हैं जो पहले मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, किंतु अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19 में था और अनुच्छेद 31 में था। जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया है। अब इसको भारतीय संविधान के भाग 12 में भेज दिया है अनुच्छेद 300 का के तहत। तो अब ये मूल अधिकार नहीं है,
अब ये कानूनी वैधानिक अधिकार रह गया है। इसके बाद आते हैं संविधान के भाग 4 पर। भाग 4 का नाम है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए और अनुच्छेद 36 से लेकर के और अनुच्छेद 51 तक इनको दिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को, ये क्वेश्चन आ गया है, ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, तो ऑस्टिन विदेशी विद्वान है, वो संविधान की आत्मा कहते हैं इसको। और टी कृष्णामाचारी ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक कूड़ेदान की तरह से है, डस्टबिन, सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा उन्होंने दी है। तो दोनों बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो नीति निर्देशक तत्व में जो 36 आर्टिकल है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य किसको कहा जाता है। 37 में बताया गया है कि जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देगा। 38 में भारत को कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए इसके लिए। अनुच्छेद 39 में कई प्रावधान लागू किए गए हैं, बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि पुरुष महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। और अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, यानी पंचायतों की स्थापना राज्य करेगा, अनुच्छेद 40 कहता है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को, अगर वो गरीब हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको सरकार कई प्रकार की सहायता दे। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं उनको सहायता दे। और जहाँ पर लोग काम करते हैं सरकारी क्षेत्र में, ऑफिस पर या किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो वो काम करने का जो स्थल है बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में कही गई है समान नागरिक संहिता। तो भारत को समान नागरिक संहिता स्थापित करनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक स्थापित नहीं हुए, इसके लिए काम चल रहा है। अनुच्छेद 45 में था कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, तो ये कानून लागू हो चुका है आरटीई एक्ट 2010 से। तो ये लाइन अब काट दी गई है, इसके स्थान पर लिख दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बालकों की देखरेख करना, पालन पोषण करना राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य आंगनबाड़ी के माध्यम से इसकी देखभाल करता है। अनुच्छेद 40 में SC ST समुदायों के कल्याण के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 47 में राज्य को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाएगा। और अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाएगा। इसी में बाद में अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया है, जो वन्य जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य स्मारकों की रक्षा करेगा। जो स्मारक हमारे पूर्वजों ने बनाए, चाहे ताजमहल है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्क है या जंतर मंतर है या लाल किला है, इनकी रक्षा की जाएगी। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विदेशी मामलों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, शांति सुरक्षा स्थायित्व के लिए काम करना होगा। यानी भारत की विदेश नीति का जन्म इसी अनुच्छेद 51 से होता है। अब हम आगे आते हैं भारतीय संविधान का भाग 4 का, जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया है। और इसमें जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपको पता है, हमने सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिए, पहले संविधान में नहीं थे। इसके लिए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी और स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और बाद में सरकार ने एक मूल कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार, यानी माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है, वो स्कूल तक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है 2002 से 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तब कुल 11 मूल कर्तव्य भारत के संविधान में लागू किए गए हैं। राइट, अब आते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 पर। भारतीय संविधान के भाग 5 में बहुत सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारे पार्ट इसके अंतर्गत एक साथ आ जाते हैं। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के और अनुच्छेद 151 तक दिया गया है। सबसे बड़ा वाला भाग
संविधान का यही है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए, भारत का राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के केवल चुने हुए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य वोट डालेंगे, राज्यों के विधानसभा के चुने हुए सदस्य ही वोट डालेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा है दिल्ली पौंडीचेरी में, तो वो वहाँ की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालेंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया बताई गई अनुच्छेद 55 में कि अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे टोटल वोट में से 50% से ज़्यादा आपको लाने ही होंगे। अगर नहीं आता है तो इन वोटों की दोबारा से काउंटिंग की जाएगी। एक मिनिमम कोटा का प्रावधान है। इसके लिए पहले संसद सदस्यों का और राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। तो पहले भारत के सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायकों का कुल वोट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें सांसदों का भाग लगाते हैं। एक सांसद का मत वैल्यू आ जाता है, पूरे सांसदों का वोट वैल्यू, फिर उसका 50% करते हैं और उतना जीतने वाले कैंडिडेट को प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और इस आधार पर उनकी जो सैलरी है, जो वेतन मिलता है, उस पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता। तो भारत के एकमात्र अधिकारी हैं जिनकी इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को रबर की मोहर भी कहा जाता है, केंद्र सरकार के हाथों का खिलौना भी कहा जाता है, नाम मात्र का प्रधान, संविधान का अध्यक्ष, गणतंत्र का प्रतीक, कार्यपालिका का अध्यक्ष, बहुत सारे नाम राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 साल हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, भारत में इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार अभी 2022 तक राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये महीने सैलरी दी जाती है और रिटायरमेंट के बाद इनको उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रपति को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया दी गई है। संसद के दोनों सदन महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाएंगे। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति की कई प्रकार की शक्तियां हैं, उनमें एक प्रमुख शक्ति है क्षमादान शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं जिसको भारत के न्यायालय ने मृत्युदंड, फांसी सज़ा सुनाई है, उसको पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत की संसद का सत्र बुलाते हैं, संसद के सेशन को बुलाते हैं, वे सत्र को समाप्त करते हैं, लोकसभा का विघटन करते हैं और संसद में मैसेज भेजते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, बहुत सारे बिलों पर अनुमति देते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति केंद्र सरकार से संसद में बजट रखवाते हैं, धन विधेयक को अनुमति प्रदान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए इनको केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं कहा जा सकता। अब हमें कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे। तो पहले वो मनोनीत राष्ट्रपति थे, जब संविधान सभा ने मनोनीत किया था, उसके बाद वो निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो राधाकृष्णन बेसिकली फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जो राष्ट्रपति बने। अब हमें कुछ क्वेश्चन देखने, जैसे कि शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। KR नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही थी। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा BB गिरी ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है और BD जत्ती ने भी किया है। BB गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे, वरा वेंकट गिरी, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव
जीते थे। और नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, 1977 से 82 की अवधि में। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। और डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे जिन्होंने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार के खिलाफ 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो राष्ट्रपति के बाद 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है: बिल को पूरी तरह से मना करना, अनुमति नहीं देना, या पॉकेट में रख लेना, या बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। तो ये राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हम भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर करते हैं। इसमें राज्य की विधानसभा को शामिल नहीं किया जाता, यानी लोकसभा में बैठे हुए सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हैं चाहे मनोनीत हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य चुने हुए मनोनीत राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का वो हिस्सा होते हैं। तो अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा वेतन राष्ट्रपति के बाद दिया जाता है 4 लाख रुपए प्रति माह, और रिटायरमेंट के बाद इनके वेतन का 50% पेंशन दी जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई शक्तियां, कार्य संविधान में नहीं दिए गए। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा, जो उच्च सदन होता है, इसका पदेन सभापति होना। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वो काम करते हैं, या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के बाद फिर हम आते हैं भारत के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की स्थिति पर। प्रधानमंत्री देखिए, और फिर उप प्रधानमंत्री भी देखेंगे। तो केंद्र सरकार और मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। तो भारत की एक मंत्री परिषद होगी। अब देखिए, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये अलग से नियमों में बताया गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो नेहरू जी की जब सरकार बनी थी शुरुआत में तो उसमें उपमंत्री होते थे, लेकिन अब उपमंत्री नहीं होते, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो केंद्र सरकार के अन्य मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को नियुक्त करते हैं। सभी मंत्रियों को अगर त्यागपत्र देना हो, इस्तीफा देना हो, तो सब राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी केंद्र सरकार के मंत्री को अगर हटाना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको बर्खास्त करते हैं और पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो निजी रूप से सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने का समय जैसे पूरा होगा तो उसको चुनाव लड़ना होगा और फिर उसे संसद का सदस्य बनना ही होगा। मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बनाए जाते हैं। लोकसभा से ज़्यादा मंत्री बनाए जाते हैं, राज्यसभा से कम मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर 1966 में ताशकंद में हुई थी, यानी विदेश में मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की, ध्यान रखना है। गुलजारी लाल नंदा भारत के गृह मंत्री थे जिन्होंने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई 1964 में और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई 1966 में। तो ये नंदा वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है इंदिरा गांधी ने, 1966 से लेकर 1977 तक, फिर 1980 से लेकर के 84 तक, राइट। तो ध्यान रखनी है ये बात। इसके बाद सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे, लगभग 40 साल की उम्र में बने। और सबसे ज़्यादा उम्र में बुजुर्ग अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जो 21 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार को उन्होंने डिफीट किया था चुनावों में। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद नहीं गए
और विश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले त्यागपत्र दे दिया, और मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और पास होने के बाद फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया? बीपी सिंह। सबसे कम समय तक या सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? अटल बिहारी वाजपेयी का। 1996 में लगभग 13 दिन के लिए उनकी सरकार इस समय रही थी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक टर्म आता है उप प्रधानमंत्री, द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखिए, उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन उप प्रधानमंत्री समय समय पर बनाए गए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया था, और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया था। तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री खुद करते हैं, कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, और प्रधानमंत्री को कभी भी उस विभाग से प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, लेकिन बर्खास्त करना हो तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको बर्खास्त करेंगे। अगला पार्ट आता है भारत की संसद। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट। भारत की संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में 79 में किया गया है, और भारत की संसद के ध्यान रखना है 2 अंग हैं, यानी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। तो संसद के 2 चैम्बर या सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। लोकसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, स्थायी सदन होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसके जो सदस्य हैं यानी 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, राज्य की विधानसभा के विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राइट, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, न्यूनतम सदस्य होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यसभा का सदस्य भारत का उपराष्ट्रपति होता है हमेशा, जिसे पदेन सभापति कहा जाता है। राइट, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कला, विज्ञान, साहित्य, खेलकूद क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा प्रथम सदन है, निचला सदन है, जनता का सदन है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सांसदों का जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष तरीके से होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक भारतीय उनको वोट डालता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया था। तो 1976 में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था, और फिर 1977 में उन्होंने फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। ध्यान रखना है, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था 5 से 6 वर्ष तक। फिर मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर से 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया था। लोकसभा का विघटन या लोकसभा को भंग करने का काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट आती है उत्तर प्रदेश से 80, और राजस्थान को 25 सीट लोकसभा के अंतर्गत दी गई हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कहते हैं वहाँ स्पीकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अंग्रेजी सरकार ने 1921 में स्पीकर का पद बनाया था। आज़ादी से तुरंत पहले और आज़ादी के बाद गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है 5 साल के लिए, और सरकार के साथ ही स्पीकर भी अपना त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र लोकसभा के स्पीकर थे जो बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बने। ये सवाल भी पूछ गया था, ध्यान रखेंगे। एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है जो लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति बनाते हैं, जो लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाता है और नए स्पीकर का चुनाव कराता है। 2 कार्यों के लिए प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं अब हम सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर के और आगे तक किया गया है। अनुच्छेद 124
1947 तक। लेकिन अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरे प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितनी रहेगी ये फिक्स नहीं है, समय समय पर न्यायाधीश संख्या को बढ़ाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का स्थान है नई दिल्ली में, लेकिन वहाँ उसके अलावा कहीं और इसका स्थान बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों का एक कॉलेजियम बनाया है, उसकी सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करते हैं। और जजों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 65 साल की उम्र तक। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको CJI कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद सैलरी का 50% पेंशन दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर पद से हटाना हो तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों से महाभियोग प्रक्रिया को पारित करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में प्रावधान है। इसके बाद आता है भारत का एक प्रमुख अधिकारी महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्ष के लिए, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है और केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी इसको पद से हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी योग्यता रखता है। केंद्र सरकार के सलाहकार के साथ साथ ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रख सकता है। ठीक है, महान्यायवादी के बाद आता है फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 से लेकर के और अनुच्छेद 151 तक कैग के बारे में प्रावधान किए गए। मुख्यतः अनुच्छेद 148 में यह भारत का सबसे बड़ा ऑडिटर जनरल होता है, यानी भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी ऑडिटिंग का काम ये करता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं और 6 साल के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी इसकी हैसियत योग्यता होती है और इसको हटाने के लिए संसद से महाभियोग जैसी प्रक्रिया को पारित करना होता है। ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का फिर भाग 6। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के और 236 तक इसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है राज्यपाल यानी गवर्नर, स्टेट के गवर्नर। तो राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। अनुच्छेद 152 के अनुसार राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान और फिर आगे के अनुच्छेदों में पूरी व्यवस्था बताई गई है। यानी एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बनता है तो वो सभी राज्य मिलकर के राज्यपाल का खर्चा उठाएंगे। पंजाब का राज्यपाल हमेशा चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा चौथे नंबर पर आता है रैंक के अंतर्गत। राज्यपाल को वेतन भत्ते सुविधाएं जिस राज्य में राज्यपाल होते हैं वहाँ की राज्य सरकार अपनी संचित निधि से देती है। राज्यपाल एक व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल जिस राज्य में काम करते हैं उस राज्य में हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो राष्ट्रपति की तरह से राज्यपाल भी राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार के हाथों में खिलौना होता है, केंद्र सरकार का एजेंट कहते हैं, इसको रबर स्टाम्प कहते हैं। राज्यपाल की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे क्षमादान शक्ति। तो राज्यपाल किसी मृत्युदंड या फांसी की सजा को माफ़ नहीं कर सकता, यानी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसको कम करने के बारे में प्रावधान सुनिश्चित कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ़ भी कर सकते हैं। और दूसरा, राज्यपाल सेना के न्यायालय द्वारा दी गई सजा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। राज्यपाल राज्य की विधानसभा विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, विधानसभा के सत्र का समापन करते हैं, और जब विधानसभा का समय पूरा हो जाता है या समय से पहले राज्य की विधानसभा का विघटन करते हैं। राज्य सरकार की सिफारिश पर वो अनुच्छेद 213 के तहत
राष्ट्रपति की तरह से अध्यादेश भी जारी करते हैं। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल राज्य के भीतर सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर राज्यपाल ही होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, राज्य की सरकार यानी मुख्यमंत्री और मंत्री। राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। देखिए, राज्य के विधानमंडल और राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 163 में। यानी राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, अभी एक आकार निश्चित कर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए था। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 से अब केंद्र सरकार में और राज्यों की सरकार में लोकसभा और राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले ऐसी कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी राज्य के चीफ मिनिस्टर को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी अन्य मंत्रियों को नियुक्त राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बाकी सभी मंत्रियों को राज्यपाल बर्खास्त करते हैं। ये प्रावधान भी सेम ही है कि कोई व्यक्ति विधानसभा में विधायक हुए बिना 6 महीने तक मुख्यमंत्री मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के आगे अगर कंटिन्यू करना है तो उसको चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीत करके आना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। निचला सदन होता है विधानसभा और ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। राइट, अब सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो देन विधानसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 170 में। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ये इसमें दिया गया है 500। विधानसभा में अधिकतम विधायक 500 हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60 का प्रावधान किया गया है। विधानसभा के विधायकों का डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी उस राज्य के नागरिक वोट डालते हैं। और अनुच्छेद 169 में दिया गया है कि कोई राज्य अपने यहाँ पर विधान परिषद बनवा सकता है, संसद से रिक्वेस्ट करके संसद बना सकती है और समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि जो विधान परिषद बनेगी, ऊपरी सदन आप बनाओगे तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या यानी कितने विधान परिषद के सदस्य बैठेंगे, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है इसका अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य उसमें होंगे। ठीक है, तो ये राज्य के मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के बारे में जानकारी है। राज्य में एक अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के लिए मान्यवादी होता है प्रथम विधि अधिकारी, उसी प्रकार राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया। राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। सामान्यतः राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होनी चाहिए। राज्य सरकार के साथ ही त्याग पत्र दे देता है, अपनी निजी प्रैक्टिस भी जारी रख सकता है। इसके बाद आते हैं फिर हम हाई कोर्ट यानी राज्यों के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 में। यानी सबसे पहले जो हाई कोर्ट थे वो बंगाल, बम्बई और मद्रास में अंग्रेजी सरकार के समय में बनाए गए थे और सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद का है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अभी 2022 तक भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट बनाया गया आंध्र प्रदेश के लिए, जिसमें 37 न्यायाधीश होंगे लगभग और अमरावती में उनकी मुख्य पीठ होगी। अब आपको भारत के मैप के माध्यम से ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो हाई कोर्ट हैं उनका क्षेत्राधिकार किन किन राज्यों पर है और कौन से केंद्र शासित प्रदेशों पर उसका क्षेत्राधिकार है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो पहले सामान्य सी जानकारी देखिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट, तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और इनको पद से हटाने के लिए, बर्खास्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव लाना होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते सुविधाएं राज्य सरकार अपनी संचित निधि से देती है और हाईकोर्ट का न्यायाधीश जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार उसको पेंशन देती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर कैसे होता है, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हमें कर्नाटक भेजना है तो भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर करते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत हमने बताया था कि हाईकोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब देखिए कुछ हाईकोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी।
दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट अलग से है। बाकी चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है केंद्र शासित प्रदेश का, ये पंजाब हरियाणा दोनों के लिए काम करता है। बम्बई का जो हाई कोर्ट है ये गोवा राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, दादरा नगर हवेली, दमन दीव चारों के लिए काम करता है। केरल का जो हाई कोर्ट है तिरुवनंतपुरम, ये केरल हाई कोर्ट ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम करता है। क्षेत्राधिकार यहाँ पर है इसका। चेन्नई का जो हाई कोर्ट है ये पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर अपना क्षेत्राधिकार रखता है, इसके लिए काम करता है। और जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है ये अंडमान निकोबार द्वीप के लिए काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए कार्य करता है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लिए अलग से हाई कोर्ट बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हाई कोर्टों का कुछ क्षेत्राधिकार है, आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अगले पार्ट पर फिर हम आते हैं। अब भारत में पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थिति। पंचायत और दायना नगर पालिका। देखिए, तो भारत में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया, अभी हमने देखा था। और बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा 1957 में, और समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का गठन हुआ है। तो 2 अक्टूबर 1959 से सबसे पहले भारत में पंचायतों का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी पंचायत से। और उसी साल 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई थी। उसके बाद कई समिति बनी, अशोक मेहता समिति जिसने 2 स्तर की सिफारिश की थी, थुंगुन समिति, राव समिति, सिंघवी समिति, बहुत सारी समितियां पंचायतों के लिए बनाई गई हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन पारित किया था 1992 में। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें संविधानों के पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम नगर पालिका की बात करते हैं तो देन नगर पालिका का प्रावधान भी पंचायतों के साथ अनुच्छेद 40 में ही है। और बाद में अनुच्छेद 243 भारत का संविधान पंचायत नगर पालिका दोनों के लिए प्रावधान सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 243 पंचायतों के लिए, अनुच्छेद 243 का नगर पालिका और सहकारी समितियों के लिए प्रावधान करता है। आगे जाकर के नगर पालिका की स्थापना के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी उसके अनुसार भारत के अधिकांश शहरों में नगर पालिकाएं या नगर निगम या नगर परिषद बनाए गए थे। इसके लिए भारत की संसद ने 74वां संविधान संशोधन बनाया था 1992 में। इसके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 12वीं अनुसूची बनाई गई और 18 विषय नगर पालिकाओं के लिए दिए गए थे। देखिए, पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थिति लगभग एक जैसी है। पंचायत का सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, और नगर पालिका का सबसे निचला स्तर खुद नगर पालिका होती है, म्यूनिसिपैलिटी जिसको कहते हैं। नगर पालिका के ऊपर होती है नगर परिषद, नगर परिषद सिटी काउंसिल। ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति, राइट, पंचायत समिति। पंचायत समिति के ऊपर होता है जिला परिषद जिसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। और नगर परिषद के ऊपर होता है नगर निगम जो बड़े शहरों में बनाए जाते हैं। तो ये पंचायत नगर पालिकाओं के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थिति। भारत का चुनाव आयोग, देखिए भारत के चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किए गए अनुच्छेद 324 में। तो भारत का जो चुनाव आयोग है लोकसभा और राज्य की विधानसभा को चुनाव कराता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव इसके द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं 6 साल और 65 वर्ष की आयु तक। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद महाभियोग प्रक्रिया की तरह से हटा सकती है। बाकी अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो भारत का जो मुख्य जो चुनाव आयोग है यह मतदाता सूची तैयार करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तर का दल और निर्वाचन जो दल होते हैं उनके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, कमल का फूल, हाथ या घड़ी, इस प्रकार के, और आचार संहिता को लागू करता है। तो लोकसभा के चुनाव कब आरंभ होते हैं? जब राष्ट्रपति निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते हैं। और विधानसभा के चुनाव कब आरंभ होते हैं? जब राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, राज्यों में पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। तो ध्यान रखना है, पंचायत नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो 1994 से बनाया गया है। उससे पहले ये आयोग नहीं होते थे। तो केवल पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव इसके द्वारा भारत में कराए जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश में लोकसभा का चुनाव कहीं से लड़ सकता है,
लेकिन कोई व्यक्ति वोट वहीं डाल सकता है जहां पर उसका जन्म हुआ है, जहां की मतदाता सूची में उसका नाम है। ठीक है, तो ये निर्वाचन के बारे में जानकारी। इसके बाद फिर आते हैं भारत में लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। देखिए भारत में अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में कहा गया है। आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस हैं। और अनुच्छेद 315 में लोकसेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार के लिए अधिकारी नियुक्त करने का काम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 10 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति इस पद से बर्खास्त कर सकते हैं और 6 वर्ष और 65 साल की उम्र तक अध्यक्ष सदस्य काम करेंगे। राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। इसमें एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होते हैं जितनी राज्य सरकार चाहती है। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के अपने लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते तो हैं, लेकिन इनको पद से अगर बर्खास्त करना हो, हटाना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच के आधार पर भारत के राष्ट्रपति इनको पद से बर्खास्त कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को पद से बर्खास्त नहीं करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकारों के लिए अधिकारियों को भर्ती करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इसके बाद आते हैं फिर हम अगले टॉपिक पर, भारत के लिए राजभाषाएं। भारत के लिए राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद देखेंगे फिर हम भारत के लिए आपात उपबंध, आपातकालीन प्रावधान क्या है भारत के संविधान में। और फिर देखेंगे भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। फिर लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए भारत में संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी भारत के लिए राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं बनाई गई। हिंदी राजभाषा है, शासकीय भाषा। इसका अर्थ है हिंदी में प्रशासन का काम किया जाएगा और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग बनाया जाता है और अनुच्छेद 345 में राज्यों के लिए राजभाषाएं बनाई गई है और 8वीं अनुसूची के तहत 22 राजभाषाओं को अभी तक मान्यता दी जा चुकी है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। बाद में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को फिर तीनों के एक साथ जोड़ा गया। 15 + 3 18 और फिर बाद में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार कुल 22 राजभाषाएं हैं, लेकिन इनमें राजस्थानी राजभाषा नहीं है और भारत की कोई राष्ट्रभाषा अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो काम है वो अंग्रेजी भाषा में होगा। संसद, राज्य विधानमंडलों का काम भी अंग्रेजी भाषा में किया जाना तय किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार का काम कैसे होगा, इसके लिए हिंदी और उस समय सरकार डिसाइड कर सकती है। आपात उपबंध, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं यदि भारत के ऊपर युद्ध का, बाह्य आक्रमण का या सेना के विद्रोह का खतरा हो। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता था, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में किया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और भारतीय सेना के विद्रोह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं, केंद्र सरकार लिखित में देती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इसका समय 1 महीने का होता है और 1 महीने यानी 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदन इसको अगर पास कर देते हैं इस प्रस्ताव को, तब यह 6 महीने के लिए बढ़ जाता है और इस तरीके से 6 महीने करते हुए इसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की घोषणा को लोकसभा कभी भी वापस ले सकती है अपनी एक विशेष बैठक बुला करके। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाया गया है। सबसे पहले लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के समय में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, जो गलत आधार पर लगा दिया गया था। इसके बाद आता है भारत में दूसरे प्रकार का आपात, अनुच्छेद 356 के तहत। इसे कहते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना। यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट लिख करके दे देता है और फिर राष्ट्रपति राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बर्खास्त कर देता है और ज़रूरत हुई तो विधानसभा का भी विघटन कर देता है और फिर वहाँ पर नए चुनाव होते हैं, फिर नई सरकार बनती है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो शुरुआत में 2 महीने के लिए इसको लगाया जाता है और फिर बाद में
संसद संशोधन के माध्यम से इसको बढ़ा सकती है। तो अधिकतम कितने वर्ष के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 3 वर्ष का नियम है, 3 वर्ष के लिए। लेकिन पंजाब अभी तक भारत में अपवाद रहा है जहां पर 5 वर्ष के लिए लगाया गया था। ठीक है। और तीसरे प्रकार का आपातकाल होता है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। यदि भारत की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाती है और केंद्र सरकार राष्ट्रपति को लिख करके दे देती है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। वित्तीय आपातकाल शुरुआत में 2 महीने के लिए लगाया जाता है, बाद में संसद संशोधन करके इसको अनंत काल के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगर ये कभी लागू हुआ भविष्य में तो इसका अर्थ यह है राष्ट्रपति से लेकर के सभी केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी काटी जाएगी। कितनी काटी जाएगी, कब तक काटी जाएगी, उसी समय निर्णय लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत केवल संसद ही संविधान में संशोधन बदलाव कर सकती है, राज्य की विधानसभा विधानमंडल नहीं कर सकते। संशोधन के कई तरीके दिए गए हैं जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अपने 50% बहुमत से, जो संसद में सदस्य बैठे हुए हैं, एक साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 2/3 बहुमत से यानी 66% बहुमत से संशोधन कर सकते हैं महत्वपूर्ण मामलों में। और तीसरा तरीका है कि 66% बहुमत तो होना ही चाहिए संसद के सदस्यों का, इसके अलावा आधे से अधिक राज्य सरकारों की भी सहमति इसमें होनी चाहिए। तो ये संशोधन संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव और क्वेश्चन आंसर पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रस्ताव और प्रश्नकाल, क्योंकि ये संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का कॉमन पार्ट है। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अगर बर्खास्त करना हो, पद से हटाना हो, तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। ध्यान रखेंगे, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना हो तो विपक्ष की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है। लेकिन शर्त यह है कि इसको केवल सेंटर में लोकसभा में लाया जाएगा, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन इसको होना ही चाहिए। राज्यों में भी कम से कम 50 विधायक और केवल विधानसभा से इसको लाया जाएगा। तो भारत में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा इसको प्रस्ताव को लाया गया, लेकिन उनकी सरकार बच गई थी, बर्खास्त नहीं हुई थी। ध्यान रखेंगे। एक होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव खुद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लाते हैं, ये सिद्ध करने के लिए क्योंकि मेरे पास 50% से ज़्यादा बहुमत है। निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ये बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं जिसके माध्यम से संसद और राज्यों की विधानसभा पर सदस्य अपना दबाव बना के रखते हैं। एक होता है क्वेश्चन आवर सेशन यानी प्रश्नकाल। 2 प्रकार के प्रश्न संसद में राज्य की विधानसभा में सदस्य पूछ सकते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको ओरल में दिया जाता है, मौखिक में उत्तर देना होता है। तो देन अगर कोई विपक्षी सदस्य सरकार से, सरकार के मंत्री से सवाल पूछना चाहता है और मौखिक आंसर चाहता है तो वो तारांकित प्रश्न है, और उसके साथ आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो। और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, जिस पर स्टार नहीं लगा होता है, यानी इसका आंसर आपको टाइप फॉर्म में लिखित रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारांकित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अतारांकित प्रश्न एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 230 तक ही पूछे जा सकते हैं। एक होता है भारत में शून्यकाल, 0 आवर। शून्यकाल का अर्थ होता है संसद राज्य की विधानसभा का 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच का समय। तो ये भारत की संसद ने अपने आप पैदा किया है शब्द को। इसका अर्थ ये होता है कि अब संसद में और राज्य की विधानसभा में कोई भी सदस्य सरकार से कैसा भी सवाल पूछ सकता है। तो इसमें मंत्री ज़्यादातर अटक जाते हैं। तो ये संविधान के बारे में एक सामान्य सी पूरी जानकारी होगी। इसको पढ़ने के बाद लगभग जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पकड़ में आ जाएंगे। धन्यवाद।